चलिए, प्लानिंग योर illustration planning illustration on your project। इसमें हम थोड़ा सा प्रीएम्बल या प्रीफेस ये है कि जनाब आप जब आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं और जाके मीटिंग करेंगे तो मीटिंग से पहले कुछ काम करने की ज़रूरत है, होमवर्क करने की ज़रूरत है, प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। उसके फिर आप जब मीटिंग में जाएंगे तो प्रॉब्ली यू नीड टू मेक मोर इफेक्टिव टू दैट मीटिंग। तो वो मीटिंग इफेक्टिव कब होगी, कब आप मीट निकाल के लाएंगे या उससे कुछ प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स लेकर आएंगे, या कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वक्त ज़्यादातर वक्त ज़ाया होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके होमवर्क पे और आपकी प्रिपरेशन पे और कितना आप प्रिपेयर होके और कंट्रोल करके आप उस रिक्वायरमेंट को लेकर आएंगे। रिक्वायरमेंट सेशन हो गया 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी आपका हो रहा है। उसके बाद फिर आपने क्या नोट किया और जाके आप फिर दोबारा से किस तरह से फॉलो अप करते हैं, किस तरह से नोट्स बनाते हैं। अब ये चीज़ें हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्लान कैसे होगा, तो हम जरा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। The planning illustration on your app. So BA should plan the project approach. So what is your approach requirement, आप कैसे लेंगे। तो ये जो राइट साइड पे येलो कलर में जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिवीजन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने दो तरह से मेथडोलॉजी पढ़ी होगी। एक तो प्लान ड्रिवन होता है और एक चेंज ड्रिवन होता है। तो जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल है ये प्लान ड्रिवन है और एजाइल या स्क्रम ये चेंज ड्रिवन है। तो उन्हीं को प्रेडिक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है और एडाप्टिव अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। तब आपने ये पढ़ तो ली है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो व्हाट मेथडोलॉजी यू वुड यूज, ठीक है। तो एफआईपी में भी नाम बताना है, नाम नहीं बताना है, वो स्टेप्स बताने हैं कि आप क्या करेंगे। तो जब आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो वो मेथडोलॉजी आपको भी क्लियर हो और वो मेथडोलॉजी आप अपने कस्टमर को भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट हम इस तरह से लेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई अजम्पशन ना हो, ठीक है। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो वो उनकी डिफाइन अप्रोच होगी जिसको आप अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एफआईपी कर रहे हैं तो कोई डिफाइन अप्रोच नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेप ले रहे हैं। चलिए नंबर 2 पॉइंट पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन प्लान इंक्लूड्स टेक्निक्स एंड व्हेन एंड व्हाट पर्पस। ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप ले रहे हैं तो उसकी टेक्निक्स अलग हैं। आप इंटरव्यू करेंगे और कंप्लीट रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको लिखने का तरीका भी अलग है, ठीक है। IEEE का एक फॉर्मेट है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल लिखी जाती है और उसमें हेल्दी किस्म का डॉक्यूमेंट बनेगा और वो वैलिडेट होगा और साइन ऑफ होगा। लेकिन अगर आप एजाइल या स्क्रम लगा रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप सारे लोग क्रॉस फंक्शनल टीम एक जगह बैठेगी आधे दिन के लिए या 2 घंटे के लिए स्प्रिंट प्लानिंग के लिए। तो कस्टमर आपके साथ बैठेगा, बीए आपके साथ बैठेगा, क्यूए आपके साथ बैठेगा, ठीक है, डेवलपमेंट टीम आपके साथ बैठेगी। ये सारे लोग बैठेंगे तो इनकी टेक्निक अलग है, लिखने का तरीका, यूज स्टोरीज लिखी जाती है, यूजर स्टोरीज, सॉरी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो प्रायोरिटी आप बताएंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अगर ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं तो जनाब आपका वेन का मैं जवाब दे रहा हूँ कि वेन तो सॉफ्टवेयर अर्ली स्टेजेस में रिक्वायरमेंट ले ली जाएगी और फिर जाके डिजाइन डेवलपमेंट और 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपसे मुलाकात होगी, चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। लेकिन अगर स्क्रम यूज कर रहे हैं तो हर 15 दिन बाद रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई एक, ठीक है ना, हर 15 दिन बाद जब इस आपका स्प्रिंट खत्म होगा तो फिर आप बैठ रहे होंगे स्प्रिंट प्लानिंग करने में, रिक्वायरमेंट लेने में, सारी चीजों में, ठीक है। तो ये टेक्निक्स अलग हो जाएगी और ये तो आपको रिक्वायरमेंट लेने से पहले पता होना चाहिए। तब याद रखिए कि आप जा रहे हैं तो ऐसे नहीं चले जाएंगे, हाँ बताइए क्या लिखना है। तो यू नीड टू प्लान योर अप्रोच, you need to plan the resource, you need to read the documents available। तो जितनी आप तैयारी करके जाएंगे उतना आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है।
ये नीचे एक लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली मैं FIP आपका देख रहा था और मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। जो 4.3 है आपका, जो चैप्टर 4 है, इसमें आपने मेथोडोलॉजी लिखनी है। तो मेथोडोलॉजी ये है कि जो आप स्टेप्स कह रहे होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, वो आप लिख डालिए। और 4.3 है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप बता दीजिए कि जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है उसमें से आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए क्या स्टेप्स कर रहे होंगे। इंटरव्यू करेंगे या ग्रुप करेंगे या आप क्वेश्चनायर भेज रहे होंगे और फिर क्या करेंगे। तो एक छोटे से 2-4 लाइनों में आप लिख दीजिए कि भाई हम ये करेंगे, जो आपका प्लान है या जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने कुछ कोर्सेज को इतना लाइटली पढ़ा है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग शायद हमने बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, तो हमें वर्ड को इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में बताया होगा कि हेडिंग के कौन से फॉन्ट होते हैं और टेक्स्ट जो है ना वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें और सीख सकते हैं, तो सीख लीजिए एंड क्रिएट एन इम्प्रेशन। ठीक है, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती होंगी तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है हम लोगों का। ठीक है, तो एक आदमी है जो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ है और एक आदमी नहीं सीखा हुआ है और दोनों यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं, तो probably somebody who has learned few things will create an impression। ठीक है, अगर आपकी FIP रिपोर्ट बहुत प्रोफेशनल है, अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो वो अलग से बता देगी। लेकिन अगर आपका जो रिपोर्ट FIP प्रपोजल है वो या जो भी रिपोर्ट है वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो आपका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात बहुत लाइटली है, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, सीख लीजिए। तो अप्रोच क्या चीज होती है, टेक्निक्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो आपने पढ़ा है वो आप इसको इस्तेमाल करने जाएंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई लोग? बात समझ में आ रही है? ठीक। यस सर। जी, तो सर की थोड़ी सी बैटरी डाउन है अभी, थोड़ा बॉडी तैयार नहीं है ना, रोजे रखे तो थोड़ी आवाज थोड़ी हल्की हो सकती है। तो जरा गौर से सुनिए और ये चीजों को सुनने के बाद अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सिमुलेट करिए आप इंटरव्यू देने बैठे में और आप प्रेजेंटेबल तरीके से जवाब दे पा रहे हैं और छोटी छोटी चीजें आपको पता है या छोटी छोटी चीजें पता नहीं है। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट देख के मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलूँ कि उसमें पूरे पे लिखा हुआ है कि जी हमने 6 मीटिंग की है। तो भाई 6 मीटिंग की है तो उसका कोई आउटपुट तो होगा, उसका रिकॉर्ड तो होगा। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने का एक खास तरीका है, वो देख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। मीटिंग किस डेट को हुई, पार्टिसिपेंट कौन थे, एजेंडा आइटम क्या था, ये तो बहुत डिफाइन है। फिर आपका जो डिस्कशन हुआ है उसमें 2-4 पॉइंट तो डिस्कस हुए होंगे ना, या एक लाइन हुई होगी कि हमारी सर से बात हुई, तो भाई ये डिस्कशन नहीं है ना। तो मिनट्स लिखने का एक तरीका है, वो आप अडॉप्ट कर लीजिए, दैट विल क्रिएट एन इम्प्रेशन। जो प्रोफेशनल है उनको पता चल जाएगा कि ये पढ़ के आया, इसको मालूम है चीजें। ठीक है, तो आपका FIP ना एक लिटमस है। ठीक है, वो बहुत कुछ बता रहा होता है, आपको नहीं बताएगा, लेकिन बहरहाल जो 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको बता रहा है ना, क्योंकि वो तो 6 यूनिवर्सिटी से बच्चे देख रहे हैं, NED से भी, फास्ट से भी, DHS से भी और यूनिवर्सिटी से भी। तो try understand you are creating an impression, either it is a good impression or it is not very good impression। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं। ठीक है, तो सिमुलेट करिए दूसरा वाला आदमी आपको कैसे देख रहा है। ठीक है, तो ये आपका FIP पढ़ लीजिए, उसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल चीज होती तो सर को एक दिन लगाना पड़ता। तो ठीक है, तो अप्रोच क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसी तरह से आपने रिपोर्ट राइटिंग में पढ़ा होगा कुछ चीजें, फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा मिनट्स कैसे होते हैं और चीजें क्या होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब मीटिंग करने से पहले क्या पता होना चाहिए मुझे, मुझे मालूम होना चाहिए मैं क्यों आया जा रहा हूँ, क्या बात करूंगा, मेरा स्कोप क्या है। आई शुड बी वेरी नो नॉलेजेबल बिफोर गोइंग। मुझे ये भी मालूम होना चाहिए ट्रेसेबिलिटी क्या चीज होती है जाने से पहले, और स्कोप क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे पहले से पता होनी चाहिए।
अभी ट्रेसेबिलिटी क्यों पता होना चाहिए? कोई बताएगा कि भाई सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी क्यों पता होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्यों पता होना चाहिए? किसी को मालूम है क्यों पता होना चाहिए? चलिए, नहीं किसी को, चलिए भी एक अच्छी बात है। इलिस्ट्रेशन। अगर हम कोई रिक्वायरमेंट सही तरीके से ले नहीं सकते ना, अगर हमें स्कोप का ही नहीं पता हो। हाँ जी, मुस्तजीब कुछ आप बता रहे हैं, बताइए। हाँ सर am I audible? जी। सर अगर आपको स्कोप नहीं पता और आप ट्रेसेबिलिटी आपको पता है कि आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हो, तो आप जो सामने स्टेक होल्डर है उसको आप स्कोप से बाहर जाने नहीं दोगे। मे बी वो बात बाहर के फीचर्स के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन आप स्कोप के जरिए बता सकते हो कि ये स्कोप में नहीं है। चलिए गुड। हाँ देखिए, बात ये कि कस्टमर जो है ना वो रेडी नहीं है। कस्टमर ये जहन में रखिए कि वो आपको आधा घंटा 2 घंटे दे रहा है, लेकिन वो मेंटली इंगेज नहीं है, तैयार नहीं है। तो आपको तैयार होना बहुत जरूरी है, स्कोप का पता होना जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब आपका, वरना वो इधर उधर होगा और आपको 2 घंटे जो है ना वो ऐसी बात बताएगा जिससे आप रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते, जिससे आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। बताएगा तो वो बहुत कुछ, मेरी कंपनी क्यों चल रही है, या क्यों खराब है, या लोग अच्छे नहीं है, या लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें बता रहा होगा, लेकिन जो रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए आपको ट्रेसेबिलिटी और स्कोप पता होना चाहिए, और पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। वरना आप थोड़ा सिमुलेट करिए कि अगर आप जा रहे हैं सर बताइए, तो वो जो बताना शुरू करेगा तो फिर आप लिखते जाएंगे, फिर कहेंगे यार इससे सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊं। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि वो उसने 15 मिनट में कोई तकरीर कर दी है जिससे वो सर खुजा रहा है कि आप मैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊं। तो ये आप तैयारी करके जाएंगे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नीचे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट है एलिसिटेशन स्ट्रेटेजी एंड प्लान टेक्निक्स। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जाऊंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। क्वेश्चन आयर है, कस्टमर का विजिट है, इंडिविजुअल इंटरव्यू है, वर्कशॉप है। तो अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वर्कशॉप है, अगर एक एक आदमी है तो इंडिविजुअल इंटरव्यू। नॉर्मली आप इंटरव्यू करेंगे तो आप जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, और जाके सवाल पूछेंगे। तो आप जितना उस डोमेन को पढ़ के गए, सवाल बना के गए, आप उतने अच्छे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? यू आर गोइंग फॉर ए मीटिंग, ये स्ट्रेटेजी है। प्लान टेक्निक्स क्या है? फिर आप डायरेक्ट सवाल करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस यू हैव टू द स्टेक होल्डर, डायरेक्ट एक्सेस है या कोई दरमियान में एक आदमी है जो उनका बॉस है, वो आपको ले लेकर रिक्वायरमेंट देगा। टाइम कंस्ट्रेंट क्या है? 2 घंटे से ज्यादा वो टाइम नहीं देगा। तो मेरे पास 6 एजेंडा आइटम है, तो तकरीबन इतने मिनट है हर एजेंडा आइटम में। तो एजेंडा आइटम मुझे मालूम होना चाहिए। फिर अगर आपकी नॉलेज नहीं है एग्जिस्टिंग सिस्टम की, तो भी आप पूछते रहेंगे, वक्त जाया करेंगे। बेहतर ये था कि आप सिस्टम देख लेते, नोट कर लेते और जाके डायरेक्ट क्वेश्चन करते। तो ये आपका होमवर्क है, ये प्लानिंग है जो आप करके जाएंगे। ठीक है भाई। अब फिर एक आप प्लान क्रिएट कर लेंगे कि जनाब ये साहब ये करेंगे, ये साहब ये, जो आपने प्लान बनाया था, प्लान ड्रिवन में कुछ और होगा, चेंज ड्रिवन में कुछ और होगा। फिर आप शेड्यूल करेंगे रिसोर्स को कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो कौन कौन आदमी जाएगा और कौन रिक्वायरमेंट लेगा और क्या करेगा। ठीक है, कस्टमर से मीटिंग टाइम कब मिलेगा, डेवलपमेंट टीम अब इसको बनाएगी। अब ये सारा कुछ बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। एक छोटा सा प्लान मैंने बनाया भाई, जो आपने गैंट चार्ट बनाया, तो गैंट चार्ट कैसे बनता है वही है वो। डॉक्यूमेंट एंड सिस्टम नीडेड फॉर द इंडिपेंडेंट इलिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो ले लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आपको अवेलेबल ही नहीं है, जी वो अभी तक मिली नहीं है, सिस्टम का एक्सेस अभी तक मिला नहीं है। तो ये सब सारी चीजें होमवर्क है जो आपको करना है, और कर लीजिए आप। ये वो प्लानिंग है, ये रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री मॉड्यूल की, रिक्वायरमेंट है सेल्स मॉड्यूल की, रिक्वायरमेंट है परचेज मॉड्यूल की। तो ये सारे प्लान की वो नहीं हो रही है, प्लान मतलब होटल प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं हो रही है, ये रिक्वायरमेंट की प्लानिंग हो रही है। तो रिक्वायरमेंट में 1 में 1.1 1.2, अब जो भी आपका है, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, फिर उसको रिव्यू करवाऊंगा,
और फिर डेवलपमेंट टीम को दे दूंगा। तो ये बीए हैं, ये नाम लिखा हुआ है असदुर्रहमान साहब, ये बीए हैं और ये 4 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, 4 घंटे और ये 30 अप्रैल, ये भी जो आपके आने वाले टाइम है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि एक और बीए भी अवेलेबल है, तो वो पैरेलल काम कर लेगा, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो फिर ये वाला काम भी असद साहब करते, ये भी काम करते। तो ये वाले प्रोजेक्ट पे ये 18 से शुरू हो सकता है, क्योंकि 14 को फारिग हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 से शुरू कर लें, या जो भी एतवार बीच में आ रहा है तो 18 से ये काम कर सकते हैं। टाइम लेना होगा सारी चीजें। तो हमें पता चल गया इतने घंटे चाहिए, इसके अलावा वो किसी और प्रोजेक्ट पे नहीं होंगे, या कोई पैरेलल कोई और प्रोजेक्ट है तो उस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़े से वक्त लगा रहे हैं फिर वो किसी से। तो दैट इज अगेन एन एस्टिमेशन, ठीक है। ट्रेवलिंग टाइम भी है, आना जाना भी है, गाड़ी भी चला के पार्किंग भी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। तो ये हायर एंड पे थोड़ा सा टाइम रखा जाता है। फॉर एग्जांपल 3 घंटे की मीटिंग है तो 4 घंटे रखे जा रहे हैं, क्योंकि जाना आना फिर उनके साथ वक्त गुजारना। तो अब आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है। ये एस्टिमेटेड टाइम है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट से ऐसे हिसाब के, तो कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। अब ये होमवर्क है जो आप कर रहे हैं, और यही आपसे पूछा जाता है कि भाई आप काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोफेशनल तरीका है तो आप काम करने का तरीका भी पता होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। अब होमवर्क में और क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ इलिस्ट्रेशन एफर्ट। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट वो सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है, आपने बाउंड्रीज बनाती हैं कि जनाब ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए, ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए, ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए। तो ये वाली फंक्शनैलिटी क्या चीज होती है, ये यूज केस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेंट्री का सिस्टम बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हो सकती है, और वही आप लिख देंगे कि जनाब अगर इन्वेंट्री का सिस्टम है तो एक यूज केस क्या होगा, एक यूज केस होगा जनाब मटेरियल इशू, एक यूज केस ये होगा कि जनाब मटेरियल रिक्वेस्टेड, हमने जो, अब ये सारे वो हैं जो यूज केसेस हैं जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए इन्वेंट्री सिस्टम में। तो आप पढ़ के जाएंगे, यूज केस बना के जाएंगे, जितना काम आप कर सकेंगे तो उतना आप आगे से सवाल करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, तो 2 वक्तों में ज्यादा रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन समझिए आप अपना इन्वेंट्री पढ़ के गए ना सवाल करके गए, तो 2 घंटे में आप समझ के ही आएंगे कि इन्वेंट्री होती क्या वाला है, फिर अगली मीटिंग में आएंगे सवाल करेंगे। तो यू नीड टू डू होमवर्क, ठीक है। यूज केस बना के जाएंगे। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। कि रिक्वायरमेंट किसने दी है, इसका ओनर कौन है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये सारी चीजें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, उसकी वैल्यू देने में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रायोरिटी है, और किसने दी है, इसका ओनर कौन है, ठीक है। तो सीईओ अगर ओनर है तो उसकी क्वालिटी कुछ और है या उसका एट्रीब्यूट कुछ और है, लेकिन अगर नीचे वाले ने दिए तो कुछ और है, दरमियान वाले ने दिए तो कुछ और है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इलिस्ट्रेशन रिस्क, अब आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो क्या रिस्क है। अब आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो पहला रिस्क तो यह है कि कस्टमर शरारती है, तो अगर शरारती है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, अब ये मुझे मालूम होना चाहिए। पहले तो उसकी पर्सनालिटी मालूम होनी चाहिए। दूसरा रिस्क ये है कि उसकी डोमेन की नॉलेज अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। और ये दोनों चीजें हैं, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो कह रहा है मैंने इसीलिए तो पैसे दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बस आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि उसको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा 25% टाइम, और फिर वो जाके रिक्वायरमेंट देगा, उसको वैलिडेट करेगा, और जब सॉफ्टवेयर बन के आएगा तो उसको यूएटी करेगा। अगर वो ये नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बन सकता है, ये मैंडेटरी है। तो ये सारे रिस्क हैं, अगर नहीं देगा तो क्या करेंगे, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे। अब ये किस्मत अच्छी है कि कस्टमर खुश इखलाक हो, नॉलेजेबल हो, और उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो बहुत आप किस्मत वाले बीए हैं और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, तो ऐसा मिलेगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर आपको ये सारी चीजें खुद इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन भी, डोमेन की नॉलेज भी, और पीपल हैंडलिंग भी, ठीक है। अगर वो टाइम नहीं दे रहा है तो आपको प्रीक्विजिट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है।
कोई घर में बहुत बीमार है और वो कह रहा है जाके डॉक्टर को बता दो ये बीमारी है और दवा ले आओ। डॉक्टर कह रहा है भाई उसको आना पड़ेगा, वो नहीं आएगा तो मैं कैसे इलाज करूंगा, टेस्ट कैसे करूंगा। तो कुछ चीजें मैंडेटरी हैं, ठीक है। या उसकी हार्ट सर्जरी करनी है तो वो कह रहा है भाई को भेज दिया, इसकी कर दो, मैं तो जा नहीं सकता हूँ। तो देयर आर सर्टेन मैंडेटरी आइटम्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज दिस प्रोजेक्ट हैज अ हाई रिस्क फ्रॉम डे वन इफ यू आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, आपका इनएक्सपीरियंस है तो आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये करना पड़ेगा उसको। अगर ये नहीं करेगा तो फिर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा तो हमें बैठना पड़ेगा, घंटों लगाने पड़ेंगे उसके पास। ठीक है, तो डोमेन की नॉलेज अच्छी हो, होमवर्क करके जाएं। अभी छोटा सा एक FIP बना रहे हैं, उसमें डोमेन की नॉलेज नहीं है तो कितना चैलेंज हो रहा है। हमसे डायग्राम से नहीं बन रही, हमसे चीजें नहीं बन रही। तो वहां तो कहेगा भाई ये बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जाके ले आओ रिक्वायरमेंट, तो फिर क्या करेंगे। तो डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर कस्टमर की हैंडलिंग अच्छी, फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। हमने तो DFD भी बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, अभी डॉक्यूमेंट आएगा तो यूज केस भी अच्छी तरह से नहीं बना रहे होंगे। तो पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक घंटे में आप सीख लेंगे। ठीक है, तो either you will create a good impression or you will not create a good impression based on your performance। ठीक है, तो आप बताते रहे मेरी 4 पॉइंट GPA है, तो क्या इसको साइड पे रखो, बताओ आता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं फॉर दिस इलिस्ट्रेशन। तो ये आपको होमवर्क करना है, प्रिपरेशन करनी है जाने से पहले। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में। बीच वाला पार्ट है जो नंबर 2 है, इलिस्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे यानी जाएंगे इंटरव्यू करेंगे। लेकिन अगर बगैर होमवर्क के अगर आप पहुंच गए और आपने कहा हाँ बताइए इन्वेंट्री क्या होती है, तो बता देगा इन्वेंट्री क्या होती है 2 घंटे में। ठीक है, तो आपका आना जाना बता देगा कि जनाब ये होती है इन्वेंट्री। अगर आप पहले से किसी से पढ़ के जाते हैं, किताब से, किसी चीज से, तो आप आगे से सवाल कर पाते हैं, अच्छा ये तो मुझे मालूम है, इसके बाद बताइए। और इन्वेंट्री डिपेंड करेगी प्रोडक्ट के ऊपर। गाड़ियों की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कुछ और होगी, बिस्किट की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कुछ और होगी, दवाइयों की। ठीक है, तो इसी तरह से सारी चीजें, अगर आप टीवी बनाते हैं तो उसकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कुछ और होगी। जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो पहली 3 चीजें आप मैं बता देता हूँ कि डिसाइड ऑन इलिस्ट्रेशन स्कोप एंड एजेंडा। स्कोप आपको मालूम होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और उसको आगे नहीं ले जाने देंगे, उसको चीजें ऐड नहीं करने देंगे। अच्छा, बहुत दफा होता है वो बहुत बताता है कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं, तो फिर आप उससे अर्ज करेंगे कि जनाब अगर ये जरूरी चीजें हैं तो आप अपना स्कोप चेंज करवाइए, क्योंकि स्कोप बढ़ेगा तो टाइम और कॉस्ट बढ़ेगी। टाइम और कॉस्ट वही रखा हुआ है, आप कह रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो टॉक टू समबडी। तो अगर आप दरमियान के लोग हैं और जो स्कोप एग्री करने वाले हैं उनसे बात करिए, अगर वो कर लेते तो हम कर देंगे। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप एक दुकान पे जाएं, उसको एक बिस्किट के पैकेट की कीमत दें और कहें 2 दे दो, तो कहेगा भाई 2 के पैसे दे दो और अपना एजेंडा चेंज कर लो और स्कोप चेंज कर लो तो 2 मिल जाएंगे, और उसके पैसे दे दो, टाइम दे दो, कॉस्ट दे दो, 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी है कि स्कोप शुड बी। इसी तरह से एजेंडा ऑफ दैट मीटिंग, या उसमें हम जो एजेंडा में 3 आइटम है बस उसी पे बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। ये मीटिंग के एजेंडा के या मीटिंग के आदाब के डिसिप्लिन के खिलाफ है। ठीक है, जो एजेंडा आइटम है उसी से बात शुरू होगी, उसी पे खत्म होगी, अनलेस के उसमें कोई लिखा हो कि एनी अदर मैटर, तो फिर आप बात कर सकते हैं। वरना मीटिंग का एक डिसिप्लिन है, एजेंडा पे बात होगी, टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म होगी। जिन लोगों को डिसिप्लिन नहीं है वो फिर कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं और कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बस फिर ठीक है, ये ऐसे ही कि क्लास कभी भी जब का सर का मूड होगा जब शुरू हो जाएंगे, और जब जो उनका दिल में आ रहा होगा वो कह देंगे। तो एक ये तरीका है, या फिर क्लास टाइम से शुरू होगी, क्लास टाइम पे। तो इन्वेंट जो आपकी मीटिंग है वो बहुत डिसिप्लिन होती है, उसका एजेंडा होता है, किसी वजह से होती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मिनट्स को भी। नंबर 2 इज द रिसोर्स प्रिपरेशन। चलिए मैं इसको आगे ले जाता हूँ, और मैं यही एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन करना है। प्रिपेयर रिसोर्स में क्या चीज़ है। प्रिपेयर रिसोर्स में है कि जो आपकी लोग हैं और जो आपकी फिजिकल रिसोर्स है। तो मैं आगे चलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ये। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर को।
Decide the scope of the illustration session taking into the account how much time do you have. ठीक है, तो नॉर्मली आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, और फॉर एग्जांपल 1 घंटे की मीटिंग है और 5 एजेंडा आइटम है, तो आपको मालूम है कि हर चीज पे 10-10 मिनट है, और किसी चीज पे ज्यादा देना है तो वो एक्स्ट्रा 10 मिनट है. तो यू शुड नो व्हाट द टाइम इज अवेलेबल. ठीक है, उस हिसाब से आप बजटिंग करेंगे और उस हिसाब से आप एजेंडा आइटम को डिस्कस करेंगे. अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपका वक्त बहुत ज़ाया होगा. ठीक है, तो नॉर्मली यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. ठीक है, अगर आप ज़रा फोकस नहीं हुए तो कस्टमर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा और वेरी क्विकली ऑफ द ट्रैक ले जाएगा और कुछ बातें करेगा. ठीक है, तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन होते हैं. ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन होते हैं. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन नहीं हुए तो बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा, और रिक्वायरमेंट अगर सही नहीं हुई तो फिर डेवलपमेंट सही नहीं होगी, वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वर्क एज ए प्रोफेशनल. ठीक है, तो लोगों का बिहेवियर उनको बताएगा कि वो प्रोफेशनल हैं या बस कहीं से पढ़ के आए हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये उनका बिहेवियर है कि अगर वो फोकस्ड हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से रखते हैं, तो दैट बिहेवियर विल टेल अदर पीपल दैट ही इज अ प्रोफेशनल. ठीक है, तो स्कोप मालूम होना चाहिए. स्कोप से बाहर चीज़ें डिस्कस करेगा तो आप नहीं उसको केटर करेंगे. ठीक है, और आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, पोलाइटली समझा देंगे कि दिस इज आउट ऑफ दिस स्कोप. ठीक है, तो ये आपने करना है. फॉर एग्जांपल अभी अब एक प्रोजेक्ट में है तो वहाँ पर स्कोप से बहुत बाहर चीज़ें जाती हैं, तो हमने उनको समझा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उनको एक्सप्लेन करना. लेकिन एक हद से ज्यादा एक्सप्लेन आप कर भी नहीं सकते. अगर 2 घंटे की मीटिंग है तो 15 मिनट आप एक्सप्लेन ही करते रहेंगे और फिर हर कस्टमर को यही एक्सप्लेन कर देंगे, तो फिर आप आईटी को बता देंगे ये पहले से बता दीजिए. ठीक है, व्हाट इज द स्कोप और ये सारी चीजें, ताकि आपका वक्त प्रोडक्टिव वक्त जाया ना हो. ठीक है, अलाइन द स्कोप ऑफ दिस सेशन विद ओवरऑल प्रोजेक्ट. अभी अलाइन क्या चीज है? अब आपका कोई स्कोप है जिसमें ये रिक्वायरमेंट भी लेनी है, ये रिक्वायरमेंट भी लेनी है और ये भी रिक्वायरमेंट है. ये स्कोप जो है ये ट्रेस बैक होता है आपकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव से. तो जो फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वो अगर ट्रेस बैक या अलाइन नहीं है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव से, तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आउट ऑफ द प्रोजेक्ट है. अच्छा, कैन आई जस्ट स्टॉप फॉर 2 मिनट्स? अजान हो रही है जरा.